गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में। आज हम देखेंगे मानव शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। आज आप देखेंगे इस लेक्चर में कि ह्यूमन का स्पर्म कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या उसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा जो मानव शुक्राणु की संरचना है। तो मनुष्य का जो स्पर्म होता है, इसकी स्टडी सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक। साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है ल्यूवेनहॉक और पूरा नाम देखेंगे तो आपको मिलेगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था, देखा था। अब अगर हम देखें मानव शुक्राणु की संरचना में थोड़ा सा बैठ जाएं तो आप जानते हैं कि मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण कब होता है कि लड़का जब जन्म लेता है, जन्म के लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में मैच्योरिटी आ जाती, परिपक्व हो जाता, उसके जन्नांग विकसित हो जाते हैं। तो उस समय उस बच्चे में तकरीबन 13 से 14 वर्ष की अवस्था में एक प्रक्रिया होती है उसके टेस्टिस में, वृषण के अंदर, जिसको हम कहते हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो शुक्राणु के बनने की जो क्रिया होती है वो किससे होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या इसी को आप कहते हैं शुक्र जनन। क्या कहते हैं? शुक्र जनन, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए एक शुक्राणु के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ऊपर का भाग है हेड, दूसरा वाला पार्ट होता है इसका नेक, तीसरा वाला यहां से यहां तक का जो सेंट्रल पार्ट है इसको कहते हैं मिडिल पार्ट या मिडिल पीस, और लास्ट वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं टेल। तो बेसिकली एक स्पर्म के कितने पार्ट दिखे आपको? 4। एक हुआ हेड वाला भाग यहां से यहां तक, दूसरा ये वाला भाग नेक, तीसरा पार्ट ये मिडिल पीस, और चौथा यहां से लेकर के यहां तक का। अब आइए एक एक पार्ट के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या है? हेड है। कौन सा पार्ट है? हेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमें हेड। ओके, हेड वाला पार्ट को आप देखेंगे तो इसे हेड मतलब सिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। तो जो ह्यूमन का स्पर्म होता है, इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है? स्पून शेप्ड। कैसा होता है? स्पून शेप्ड होता है। अब स्पून शेप्ड कहने का मतलब क्या है कि स्पून मतलब होता है चम्मच। क्या होता है? चम्मच। तो चम्मच के आकार का ये क्या होता है? दिखाई देता है। जो हेड का पार्ट होता है बेसिकली पूरा स्पर्म अगर ध्यान से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? चम्मच के आकार का। और इसकी अगर लेंथ की बात करें, साइज की बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी साइज कितनी होती देखेंगे तो 0.05 mm इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ओके, मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। अगर माइक्रोमीटर में देखेंगे तो हो जाएगा क्या? 50 माइक्रोमीटर। तो 50 माइक्रोमीटर क्या हो जाती है? इसकी साइज हो जाती है। ठीक है ना? अब देखिए जो हेड पार्ट होता है इसका, ये सबसे एंटीरियर भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, जो चारों तरफ से क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। और बेसिकली आप देखिए तो जो ह्यूमन का स्पर्म होता है वो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहना तो जो ह्यूमन का स्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अगुणित कोशिका होती है, अर्थात नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, 23 होते हैं। तो ह्यूमन स्पर्म में जो हेड पार्ट होता है उसको देखेंगे आप तो पहले बात तो मैंने बता दिया कि कैसा दिखाई देता है। पूरा का पूरा स्पर्म
स्पून शेप्ड होता है, चम्मच के आकार का होता है। इसकी लेंथ कितनी आपको मिली, तो 0.05 mm इसकी लेंथ होती है, न कपाए तो अदरवाइज आप कहेंगे क्या कि ये 50 माइक्रोमीटर होती है। 0.05 मिलीमीटर या फिर 50 माइक्रोमीटर होती है। अब देखिए हेड का जो पार्ट होता है, इसमें एक पार्ट और यहाँ ऊपर देखेंगे आप, लिखा गया क्या, एक्रोसोम। क्या लिखा गया, एक्रोसोम। ध्यान दीजिएगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यह सबसे एंटीरियर पार्ट होता है, ऊपरी भाग होता है। अब एक्रोसोम की विशेषता क्या है, एक्रोसोम कैसा होता है, तो देखेंगे तो कहेंगे कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी के जैसी रचना होती, जैसे सिर के ऊपर कोई टोपी लगा दी जाए, बिल्कुल वैसी आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है और लगता है कि एकदम कैप के जैसी, टोपी के जैसी संरचना होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन किस द्वारा होता है, आप कहेंगे गोल्जी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है, या गोल्जी काय कह लीजिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए। और दूसरी बात, ये जो हेड पार्ट होता है, इस हेड पार्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये होता है इसका कि न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, जो हेड पार्ट है किसका, स्पर्म का, इसमें बेसिक रूप से दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्या, एक्रोसोम होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक्रोसोम कैसा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका निर्माण किससे होता है, तो फॉर्मेशन इसका होता है किससे, गोल्जी बॉडी से। और दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो एक्रोसोम होता है, ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जब स्पर्म रिलीज किया जाता है, जब स्पर्म रिलीज होता है और एक सेल से फ्यूजन के लिए रेडी होता है, तो सपोज करिए डायग्राम हम आपको बताएं कि यह एक एग सेल है और यहाँ एक ह्यूमन स्पर्म है। ठीक है, अब जब ह्यूमन स्पर्म इस एग सेल से फ्यूज करेगा, तो उस समय सबसे एंटीरियर पार्ट पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं क्या, एक्रोसोम। और यही एक्रोसोम क्या करता है, इस एग सेल से एग सेल की मेम्ब्रेन को क्या करता है, रप्चर्ड करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है। किसकी मदद से, तो एक्रोसोम में एक विशेष प्रकार की प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जिसे हम आप कहते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्रोसोम है ना, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, या आप कह लीजिए स्पर्म लाइसिन का सिक्रीशन करता है। और स्पर्म लाइसिन में दो विशेष प्रकार के होते हैं, एक को आप कहते हैं एक्रोसीन और दूसरे को कहते हैं यूरिनिडेज। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्या रहा है, फिर से हम बैक रिवाइज कर दें। हेड जो होता है एक्रोसोम का, इसके कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। एक पार्ट है एक्रोसोम और दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस। जो एक्रोसोम होता है, ये कैसी संरचना है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका निर्माण किससे हुआ, तो आप कहेंगे गोल्जी बॉडी से हुआ। अब एक्रोसोम रिलीज करता है क्या, स्पर्म लाइसिन। क्या रिलीज करता है, स्पर्म लाइसिन। और स्पर्म लाइसिन में दो विशेष प्रकार के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एक का नाम है एक्रोसीन और दूसरा है हाइलोयूरिनिडेज। अब देखिए, ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है ना, यही प्रोटियोलिटिक एंजाइम चाहे एक्रोसीन या फिर हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम्स क्या करते हैं, इसकी वाल को, किसकी वाल को, तो ये क्या है आपकी एग सेल। क्या है, एग सेल। इस एग सेल की वाल को क्या करेगा, रप्चर्ड कर देगा, तोड़ देगा, विघटित कर देगा। तो ये आसानी से क्या होता है, स्पर्म अपना जेनेटिक मटेरियल और जो सेंट्रियोल है इसको एग सेल के अंदर रिलीज कर देता है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन
कि अगर स्पर्म के एक्रोसोम को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, तो स्पर्म के अगर एक्रोसोम को हम हटा देते हैं तो एक्रोसोम हटने के बाद अब यह एग सेल के पास तो पहुंच जाएगा, लेकिन एग सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक करके उसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज नहीं कर पाएगा। एट लास्ट हम कह सकते हैं कि अब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ओके, दूसरे पॉइंट पे आ जाइए आप। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट जो है इसका वो है क्या? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब देखिए इसका न्यूक्लियस कैसा होता है। तो न्यूक्लियस तो आप देख रहे हैं कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या कि न्यूक्लियस कंटेन या कंटेनिंग क्या? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो इसका न्यूक्लियस होता है वो क्या धारण करता है? जेनेटिक मटेरियल। और इसी जेनेटिक मटेरियल को यहां पर हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये कहिए या बेसिकली आप कह दीजिए कि इसमें पाया जाता है क्या? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। क्यों? क्योंकि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, तो जैसे बात है वो क्या होगा? गुणसूत्र होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होता है। और जब अगुणित है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? आधे होंगे, और आधे होंगे तो 46 टोटल होता है। तो इसमें कितना होगा? 23 होगा। तो 23 जोड़ा इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो उस समय जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म ऑलरेडी क्या है? हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो जैसी बात है उसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी हैप्लॉइड होगा। इसका ये हैप्लॉइड गुणसूत्र ये, और उधर एग सेल भी हैप्लॉइड होती है, तो दोनों जब एक दूसरे से फ्यूज कर दें तो हैप्लॉइड इसका मिलकर के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाता है, 2n हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए इसके, हेड कंप्लीट हो। दूसरे पर आ जाइए आप। दूसरे पर आ जाइए तो दूसरा पार्ट इसका जो है तो वो कौन सा भाग है? दूसरा भाग है इसका, सेकंड पार्ट है इसका नेक। क्या है? नेक। ओके, इसी को आप कहते हैं हिंदी में क्या? ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं या गर्दन बोलते हैं। तो दूसरा पार्ट है इसका नेक या ग्रीवा। आप देखिए हेड के जस्ट बिलो जहां पर मेम्ब्रेन थोड़ी अंदर धसी हुई है, कंस्ट्रिक्शंस की हुई है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? नेक या ग्रीवा रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब इस नेक या ग्रीवा रीजन में दो विशेष प्रकार की संरचना होती है। क्या पाया जाता है इसमें? तो आपको मिलेगा कि इसमें पाया जाता है सेंट्रियोल। और कितने सेंट्रियोल होते हैं? तो 2 सेंट्रियोल होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक जस्ट हेड के जस्ट बिलो नेक के ठीक ऊपर है, लेकिन कंडीशन समझिएगा कि एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल है, और दोनों सेंट्रियोल की पोजीशन को अगर देखेंगे तो दोनों सेंट्रियोल के पोजीशन को देखिए आप, ये एक दूसरे के कितने 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? एक दूसरे के दोनों सेंट्रियोल 90 डिग्री पर लोकेटेड है। ओके, ये होता है इनका पोजीशन। किसका? सेंट्रियोल का। अब देखिए मैंने कहा 2 सेंट्रियोल है। पहला वाला जो नियर द हेड, एकदम हेड पार्ट के बिल्कुल समीप है, उसे कहते हैं समीपस्थ कारक केंद्र। पहले वाले को देखिए, ये वाला जिसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है इसको कहते हैं समीपस्थ तारक केंद्र। क्या बोलते हैं? समीपस्थ तारक केंद्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि नियर द हेड, एकदम हेड के सिर के बिल्कुल करीब है। इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, समझने का प्रयास करिए। जब स्पर्म एग सेल से फ्यूज करता है
उस समय स्पर्म का हेड पार्ट तो एक सेल के अंदर जाता ही जाता है, इसके साथ साथ इसके सेंट्रियोल भी इसके अंदर क्या होते हैं, एंट्री कर जाते हैं। और यही सेंट्रियोल जब एक सेल के अंदर पहुंच जाता है, द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब जाइगोट का निर्माण होता है तो जाइगोट के बनने के बाद उसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं विदलन। क्या बोलते हैं, विदलन की क्रिया। और इस विदलन की क्रिया को हम कह लेते हैं इंग्लिश में क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। इसी क्लीवेज की प्रक्रिया में ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिवीजन करता, अर्थात विदलन की प्रक्रिया को संपन्न करता। कौन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। मींस कि जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट के बाद सेल में जो मॉडिफिकेशन होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो सेल डिवीजन कह लीजिए, जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उसी समसूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के द्वारा। ठीक है, दूसरा बचा आपका, दूसरा सेंट्रियोल है, उसका नाम है डिस्टल सेंट्रियोल। क्या नाम है, डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखिए इसे डिस्टल सेंट्रियोल कहा गया, अर्थात इसे कहते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। क्या बोलते हैं, दूरस्थ तारक केंद्र। अब देखिए दूरस्थ तारक केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हेड पार्ट से क्या होता है, दूर स्थित होता है। इसका एक ही इंपॉर्टेंट कार्य है कि यह अक्षीय तंतुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। एक्सियल फिलामेंट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो डिस्टल सेंट्रियोल का काम है एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु का निर्माण करना। अब देखिए ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, तो हेड के पार्ट में जो डिस्टल सेंट्रियोल है, यही एक सेंट्रल लाइन का निर्माण कर। देखिए जो फिलामेंट आ रही, तंतु आ रहा है, और इसकी विशेषता क्या है, ये जो अक्षीय तंतु है, ये जो अक्षीय तंतु है, एक्सियल फिलामेंट है, ये नेक में मिडिल पीस से लेकर के टेल भाग तक फैला हुआ होता है। मिडिल पीस से लेकर के पूरे टेल भाग तक स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है। दो पार्ट हो गए। अच्छा चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तीसरा पार्ट आपको मिलेगा, तीसरा पार्ट है स्पर्म का, जिसे आप कहते हैं मिडिल रीजन या मिडिल पीस के नाम से जानते हैं। तो देखिए थर्ड है मिडिल पीस। क्या है, मिडिल पीस। मिडिल पीस या आप कह लीजिए इसे मध्य भाग। ठीक है, अब मिडिल पीस क्या, ध्यान दीजिएगा, ये तो हेड हो गया, दूसरा नेक हो गया, इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की पूरी जो लंबाई का पार्ट है मिडिल पार्ट। इसकी क्या विशेषता, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसमें पाए जाते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या पाया जाता है, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा एक्सियल फिलामेंट। ध्यान दीजिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, इसके अंदर, इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि जब स्पर्म का निर्माण होता है तो स्पर्म के बनने के बाद इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स तो गायब हो जाते हैं, कुछ ही सेल ऑर्गेनेल्स बचते हैं। और इसका मोस्टली जो साइटोप्लाज्म होता है, अधिकांश साइटोप्लाज्म का भाग क्या होता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता। कुछ जो शेष मात्र पार्ट बचता है ना, किसका, साइटोप्लाज्म का। तो समझिएगा साइटोप्लाज्म का जो शेष परत या लेयर बचती है उसे कहते हैं मेनचेट। मेनचेट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो जब स्पर्म बनता है, स्पर्म के बनने के बाद मिडिल रीजन में
किसमें, मिडिल रीजन में जो साइटोप्लाज्म होता मोस्टली सूख जाता, सूखने के बाद एक पतली सी फिल्म या परत बचती, जो परत साइटोप्लाज्म की बचती ना उसे क्या कहा जाता, मेंचेट कहा जाता। अब दूसरी बात हमने बताया था अभी जस्ट पहले लेक्चर में कि डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है ये क्या करता, एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता, अक्षीय तंतु का निर्माण करता। अब इसी अक्षीय तंतु के चारों तरफ पेरिफेरल या यूं कह लीजिए आप कह लीजिए कि अक्षीय फिलामेंट के चारों तरफ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में, किस रूप में, स्पाइरल फॉर्म में क्या होती, चारों तरफ पाई जाती है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल कंडीशन में पाई जाती है ना, यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने का काम करती है। क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। किसे, स्पर्म को। किसे प्रोवाइड करती है, स्पर्म को। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पर्म जब मूव करता है, गति करता है, तो उसके मोशन के टाइम इसको एनर्जी कौन देता है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया देती है। फिर पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में किस जगह पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि मिडिल रीजन में। किस भाग में, मिडिल भाग में। अगर ये पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया की कंडीशन कैसी होती है, तो आप कहेंगे अक्षीय तंतु जो एक्सियल फिलामेंट है उसके चारों तरफ ये स्पाइरल सर्पिल आकार में चारों तरफ क्या होती है, पाई जाती है। ये देखिए ये स्पाइरल कंडीशन, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाई जाती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इसको एनर्जी देने का कार्य करती है। ठीक है, बता देंगे। दूसरी बात, इसी मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। इसी एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ ये फैली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट को बोलते हैं हम आप क्या, इसको बोलते हैं हम आप टेल। क्या बोलते हैं, टेल भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल भाग बोलते हैं। अब ये जो टेल रीजन होता है ना, ये देख पा रहे हैं मिडिल भाग के पार्ट के बाद में जितना भी पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली स्ट्रक्चर्स क्या होती है, टेल होती है। अब टेल की कुछ विशेषताएं हैं जो विशेष रूप से पूछी जाती हैं, हम आपको बताएं। ये जो टेल होता है ये बेसिकली इसका क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन का कार्य करता है। क्या करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन से। अर्थात आप कह लीजिए कि यह एक शुक्राणु के लिए गमन अंग का कार्य करता है। अगर इसकी टेल ना होती, स्पर्म के पास टेल ना होती, तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए एक चीज और, इस टेल को अगर देखें, इस टेल के सेंटर में, इसके मिडिल पार्ट में भी एक्सियल फिलामेंट क्या है, फैला हुआ है। और एक बात और अपवाद है, एक्सेप्शन है, नाम सुने होंगे एक एनिमल का, एस्कैरिस। सुने, एस्कैरिस लैम्ब्रियोपाइडिस सुने, एस्केलेंथिस का मेंबर है, एक जंतु है। इसमें जो स्पर्म होता है वो बेसिकली कैसा होता है, तो टेललेस होता है। क्या होता है, टेललेस, बिना पूंछ का होता है। इनमें पूंछ नहीं पाई जाती। तो पूछा जाता है अगर ये टेललेस है, बिना पूंछ का है, तो लोकोमोशन कैसे करता होगा, तो लोकोमोशन के लिए इसकी अलग कंडीशन होती, वो लोकोमोशन होता है अमीबॉइड मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट करती है, अमीबॉइड मूवमेंट होती है। जबकि ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म में क्या होता है, टेल पाया जाता है और इसी टेल के सहारे वो क्या करता है, आसानी से स्विम कर लेती, मूवमेंट कर लेता है। ओके, एक चीज और आपको बता दी जाए, जो ह्यूमन का स्पर्म होता है, जब एक बार इजाकुलेशन होता, स्खलन होता ना, तो कितना, तो तकरीबन आपको बताएं हम डाटा, ध्यान दीजिएगा। एक इजाकुलेशन में मतलब वन, आप कह लीजिए इजाकुलेशन या फर्स्ट इजाकुलेशन में जब पहली बार इसका स्खलन होता है, अर्थात स्पर्म रिलीज होता है, तो
कितना अमाउंट में? तकरीबन 200 से 300 मिलियन। कितना? 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज होता है। और स्पर्म की जो गति होती है, मूवमेंट जो स्पीड्स होती है, वो आपको बताते चले 4 mm पर मिनट। 4 mm पर मिनट, मतलब 1 मिनट में एक ह्यूमन स्पर्म 4 mm दूरी तय करता है। और एक बार के इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, स्रावित होते हैं। ओके, इसके बाद ये प्रक्रिया होने के बाद एक थोड़ा सा आउटलाइन चर्चा करते हैं कि जो ह्यूमन का स्पर्म होता है ना, जब मेच्योरिटी आती है, जब परिपक्वता आती है, तो एक निश्चित एज तक ही मेल और फीमेल, मेल में स्पर्म और फीमेल में एक सेल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली मेल में देखा जाए तो 40 to 45 और फीमेल में भी अप्रॉक्सीमेटली यही होता है 45 to 50 ईयर्स तक ही वो क्या करते हैं? स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म की बात की जा रही थी, तो ह्यूमन स्पर्म में इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम के लिए।